विनोद जी, आप एक फिल्मी परिवार से हैं। जी। तो आपका फिल्मी सफर कब से चालू हुआ? देखिए, कई वर्ष हो गए हैं। और कभी कभी कोई मुझे लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपको इतने वर्ष हो गए, तो मैं घबरा जाता हूँ। अभी किसी ने मुझे लिखा कि आपकी पहली फिल्म को 27 ईयर्स हो गए रिलीज होके, तो मैं घबरा गया। तो मुझे वाकई में लगा कि भाई उम्र बढ़ रही है या हम वो एज, यंग एज के ब्रैकेट से कहीं बाहर जा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि देखिए, 27 ईयर्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं। और पहली फिल्म आई थी लो मैं आ गया, जो कि हिंदी फिल्म थी महेश कोठारी जी की। और उससे मेरा डेब्यू हुआ था। और उसके बाद फिर जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आया तो एक पब्लिसिटी हो गई कि भाई विनय आनंद हैं और गोविंदा के भांजे हैं, तो ये सर्टिफिकेट तो मेरे साथ हमेशा है और रहेगा। और लेकिन देखिए, सिनेमा में एक बार आपको किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आपका नाम जुड़ गया हो या ये, लेकिन उसके बाद आपको काम मिलता है आपके टैलेंट से ही। तो 12 से 3 की जो सिनेमा होती है, उसके बाद फैसला हो जाता है कि भाई ये सिनेमा योग्य है या नहीं, या ये काम जानते हैं या नहीं। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड लो मैं आ गया रिलीज होने के बाद लोगों ने मेरे काम को सराहा और मुझे काम दिया। और फिर सौतेला मिथुन दा के साथ दिल ने फरियाद किया, मुलाकात, अंगार द फायर, आमदनी 98 खर्चा रुपए, जो बहुत चर्चित सिनेमा है, जो आप सभी लोग पसंद करते हैं। कॉमेडी अच्छी पिक्चर थी। हाँ जी। तो जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, देव साहब के साथ सेंसर, तो ऐसे 8-10 फिल्में मैंने हिंदी में की। तो इस तरह से मैं बॉलीवुड में आया। हिंदी फिल्मों के बाद अचानक फिर आप भोजपुरी की तरफ चले गए। हाँ, वो एक मेरी जिंदगी में कोविड से आया था, समझ लीजिए। तभी कोविड था नहीं तो एक ऐसा कुछ होता है कि थोड़ा सा कहीं से कुछ स्टॉप लगता है, या आप बहुत चूजी होते हो, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये रोल मुझे बराबर नहीं लग रहा है। तो जस्ट फॉर द, जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो होते हो तो आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल एक्टर जो कि सारे कैरेक्टर कर लेता है, वो उसके पास बहुत सारे रोल होते हैं करने के लिए, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन जब आप मेन स्टारिंग विनय आनंद जैसे, या स्टारिंग शाहरुख खान, या स्टारिंग गोविंदा, जो भी एक मेन हीरो का जब आप किरदार निभाते हो, तो आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कि आप कोई भी रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपने 4 फिल्में साइन की होती है, तो आपको ये देखना होता है कि आपको वैसी ही फिल्मों से जोड़ना है जिससे आपका गलत निर्णय होने की वजह से आपके 4 प्रोड्यूसर्स का लॉस ना हो। तकरीबन कितनी फिल्में आपने की भोजपुरी की? तो मैं भोजपुरी में जब चला गया तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी पहली फिल्म काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी। और सबको यही था कि भाई, लोगों ने बोला यार ये तो दूसरा गोविंदा आ गया भोजपुरी में, क्योंकि डांसिंग हीरो मिल रहा था उनको, एक्शन कर रहा था, कॉमेडी कर रहा था, सब सारे गुण ईश्वर ने दिए थे। तो और एनर्जेटिक और सब कुछ, तो बहुत फिल्में, कुछ 50-55 फिल्में कर गया भोजपुरी में। तो भोजपुरी में काम करने के दौरान आपको कभी हिंदी फिल्मों से ऑफर नहीं आया ऐसा कि आप भोजपुरी में इतना अच्छा कर रहे हो, या इंडस्ट्री का कुछ ऐसा टेलीविजन का आया था? एकता कपूर जी ने जब उस वक्त मुझे अप्रोच किया था, तो उस वक्त मेरे पास समय ही नहीं था। मैं 8 फिल्में मेरी फ्लोर पे थी और 8-9 फिल्में साइन की हुई थी। तो वो आया था उस वक्त, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक आया था, लेकिन मैं कमिटेड था भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतनी सारी फिल्में थी। तो और दूसरा क्या होता है कि जब आपका पेट भरा होता है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक का, इतना काम मिल रहा है, तो फिर आप क्यों जाओगे किसी से काम मांगने? क्योंकि ये सब मैं कर चुका था भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से। जो मेरा, जो उससे पहले का 1-1.5 साल जो दौर था,
उसमें मैंने अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया था, लेकिन वही उनकी बातें, हाँ विनय जी देखते हैं, करते हैं, बताते हैं। मैं समझ गया था कि भैया इसमें जो है मेरी बढ़ोतरी आ जाएगी, ये जो जिस तरह से करते हैं और देखते हैं वाला मामला जो होता है। तो बीच में जब भोजपुरी फिल्म आई तो मैंने बोला आई शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काम काम होता है। और ये पता नहीं लोगों का एक रवैया होता है कि भाई आप बॉलीवुड हीरो होके भोजपुरी में चले गए। तो मैं ये सोचता था, मेरा मानना था कि भाई मैं क्यों नहीं करूं भोजपुरी फिल्म। भोजपुरी फिल्म भी तो फिल्म ही है, और वो कोई एलियंस के लिए तो बनती नहीं है भाई। वो एक इंडस्ट्री है जहां दर्शक मुझे देख रहे हैं। तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता लोगों का कि अब ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लासेस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में नहीं देखते, मासेस देखते हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सब लोग देखते हैं। मुझे ये था मेरे दर्शक ही तो है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती कि मेरा दर्शक मुझे देख रहा है, मुझे चाह रहा है, तो मैं करूँगा। तो वही रिक्शा ठेला वाले तो हिंदी मूवी भी देखते हैं। हाँ, फिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसा टैग क्यों लग जाता है कि विनय आनंद ने भोजपुरी कर लिया तो अब हिंदी नहीं मिल रहा है, या कोई एक्टर अगर सीरियल का है तो उसको मूवी नहीं मिल रही है। लेकिन आजकल ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जितनी भी वेब सीरीज आ रही है, बहुत सारी वेब सीरीज है जिसमें सीरियल्स के भी एक्टर्स आ रहे हैं और उनको अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है। तो जो टैग है कि भोजपुरी में है तो हिंदी नहीं कर सकते, हिंदी में है तो भोजपुरी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये क्यों ऐसा टैग, मतलब कि सीरियल कर रहे हैं मेरा तो उनको movie नहीं मिल रहा? 70 और 30 का रेशो है। मेरा ये मानना है कि 70% जो है ये इसमें खेला है, एक पॉलिटिक्स है। और लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी को भी टाइप कास्ट कैसे कर सकते हो, और आप ये कैसे कह सकते हो कि वो भोजपुरी के हैं तो यहाँ नहीं करेंगे और ये करेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से चमक रहे हो। और दोनों जगह अभिनय ही करना है, कलाकार तो कलाकार ही है ना, एक डेविल थिंकिंग है। और ये मैं अपने ही कर्मों से इसे गिनूंगा कि जितने भी फीडबैक्स होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ये इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, तो ये सब हमारे ही पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें रोक रहे हैं। तो मैं यही सोचूंगा, क्योंकि ये मानसिकता अच्छी बात नहीं है कि यार ये भोजपुरी हीरो है। क्यों हीरो है भाई, मेरी पॉपुलैरिटी है, एक इतने करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे सिनेमा को देखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई आपकी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है, अगर मैं साउथ की इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, तो मैं भी यूपी, बिहार, झारखंड की ऑडियंस जो है, करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, मेरी एक ऑडियंस है। तो ये टाइप कास्ट क्यों करना है आपको? तो ये कौन लोग हैं जो टाइप कास्ट करते हैं कि भाई ये तो भोजपुरी वाले हैं, या ये तो मराठी वाले हैं, या ये तो भाई साउथ इंडियन वाली हैं, ये वाले हैं। अरे भाई हम लोग सब एक्टर्स हैं, और ये हमारी बहुत खुश नसीबी है कि हम लोग कहीं के, बहुत जगह के, कहीं के कुछ जाने माने जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब विनय आनंद पूरी तरीके से इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आए दिन ये सुनने को मिलता है या न्यूज़ मिलता है कि गोविंदा के भांजे, तो क्या विनय आनंद को अभी भी गोविंदा के नाम की जरूरत है? ये तो बहुत खतरनाक आपने प्रश्न किया, और ये इसका उत्तर मैं हमेशा देना चाहता हूँ। देखिए, गोविंदा जी मेरे मामा हैं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ ऐसे बड़े, जिन्होंने विश्व में नाम कमाया, गोविंदा जी जैसे। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मैं इसका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हर बार जो मीडिया इसे टाइपकास्ट करती है, या एक गोविंदा का भांजा, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेरे पिता के साथ अन्याय कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ग्रहों को जो है ख़राब कर रही है,
जैसे कि आप मेरे मेरे जीवन के सूर्य का आप निरादर कर रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो पिता होता है। और लोगों को ये कहना चाहिए कि विनय आनंद रवि आनंद का बेटा है। बार बार आप मामा को ले आते हो, जो कि मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन ये कहाँ की अच्छाई की बात है कि जब देखो आप किसी व्यक्ति को, अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं बार बार हर जगह आपको आपके मामा से ही गिनना शुरू कर दूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तो जो नए नए चेहरे आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो 2-3 फिल्मों के बाद ही उनका नाम जो है वो उनके नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हर बार इस तरह से करना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मजाक बना दिया है इन लोगों ने। बेशक वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे कभी खराब नहीं लगता है, इसलिए मैंने कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं की। अब भांजा है तो है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बार इसी तरह से करना, मुझे लगता है ये प्रेस को सोचना चाहिए, मीडिया को सोचना चाहिए कि आप लोग इतने एजुकेटेड हैं। अच्छा, इनको जाने दीजिए। आप जा रहे हो बेटा? कहीं जा रहे हो? ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये तो मीडिया को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में हर बार ये लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं गोविंदा का भांजा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार इसी तरह से लिखना, अब तो दुनिया जान ही गई है भैया, अभी लिख कर क्या कर लोगे? तो ये थोड़ा अजीब लगता है मुझे भी कि यार बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली आपके एक किरदार की बहुत चर्चा हो रही है, एसीपी विक्रांत। तो ये कौन सा शो है और कब आ रहा है, जरा इसके बारे में बताएं। एसीपी विक्रांत जो है, इसमें 2 किरदार हैं, एक है शरद मल्होत्रा जी और एक मैं। तो जो मेरा किरदार है वो बहुत अलग किरदार है, जो मैंने मेरे जीवन में ऐसे रोल किए नहीं। और मैं उसके किरदार को इसलिए ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इट विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर पीपल। और वेब सीरीज़ होती बनती ही आजकल इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं। और वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाती है कि आप घंटों बैठ के इंजॉय करते हो या उस एपिसोड्स का वेट करते हो कि वो कब आएगा। वो उसकी स्क्रीन प्ले की एक अलग लिखावट होती है। तो ये हमारे बिहार के ज्ञान रंजन हैं जिन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, उन्होंने लिखी। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बिहार का लड़का जो है, हमारे बिहार शरीफ से है, ये इतना अच्छा लिखा और मेरे लिए वो ऐसे किरदार लेकर आए। मुझे बोला कि विनय भैया, हम बचपन से आपको देखते हैं और आपके फ़ैन हैं और हम चाहते हैं ये रोल आप करो। तो पहले जो मुझे बोला तो मैं बोला यार ये क्या लेकर आया मेरे लिए, मतलब मैंने बोला चलो आप सुनाओ क्या है, पिटारा खोलो ज़रा, सुनाओ तो सही क्या लिख कर लाए और क्या सुनाने जा रहे हो। तो जब उन्होंने मुझे सुनाया तो आई फेल्ट सो गुड। मैंने बोला यार बिहार टैलेंट से भरा हुआ है और इतना अच्छा राइटर और इतना अच्छा लिखा और इतना अच्छा रोल। तो देखो ये भी बिहार की देन है। मुझे बिहार की माटी से आई हैव द ब्लेसिंग्स। एक बिहारी जो है वो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतनी फिल्में देता है, इतना काम देता है, उसके बाद में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और सिर्फ यूपी और बिहार तक जो सीमित ना हो, पूरे विश्व में भी लोग देखें, वो चीज़ भी लाता है तो एक बिहारी ही लाता है। तो मेरा और बिहार का जो मेरे जो कर्म हैं, जो बिहार की माटी से जुड़े हैं, उस मिट्टी से जुड़े हैं और वहाँ के लोगों से जुड़े हैं, वो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। अच्छा, इतने रियलिटी शोज आते हैं, पिक्चर के आर्टिस्ट को तो लोग बुलाए जाते हैं प्रमोट करने के लिए, वेब सीरीज के आर्टिस्ट को और वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है रियलिटी शोज में? नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इन लोगों ने मुझे आज तक नहीं बुलाया। और इतने सारे लोगों में इनको विनय आनंद दिखाई नहीं दिया, ऐसी क्या बात है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं तो एक साधारण, एक सभी लोगों की तरह कलाकार हूँ।
तो कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगता हूँ कि मेरे आने से क्या थ्रेट हो जाएगा भाई, वाई एम आई अ थ्रेट टू एवरीबॉडी। ऐसी क्या बात है, ना तो मैं मेरी हरकतें इतनी ख़राब है, ना ही मैं इंसान इतना बुरा हूँ, और डिसिप्लिन्ड एक्टर हूँ, इसलिए इतना काम कर गया। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार हो सकता है ईश्वर मुझे कुछ और बेहतर तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि जब हमने हमारे फिल्म लाइन के एक नेता हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, रवि किशन जी, तो जब उनको मैंने एज अ होस्ट भी आते हुए देखा बिग बॉस में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सच्चाई तो यही है कि हम लोगों के जैसे एक्टर्स जो 60-70 फिल्में कर चुके हैं, उनको लोग, बाकी के जो यंगर जनरेशन के जो कलाकार हैं, वो भी बहुत सम्मानित तरीके से ही बात करते हैं और देखते हैं। तो मुझे कई लोगों ने बहुत इरिटेट किया पूछ पूछ के, अरे भैया आपको बिग बॉस में जाना चाहिए, अरे भैया काहे नहीं जाते। मैं बोला बुलाएंगे तो जाएंगे ना भाई, मैं तो बिना बुलाए किसी के ऐसे घर नहीं जाता, तो बिग बॉस में कहाँ से घुस जाऊंगा। अभी पिछली बार तो रवि जी कमेंट्री भी कर रहे थे, हाँ हाँ सोनी पे। तो वही मुझे लगा, मैं बोला चलो यार, ईश्वर जो है वो शायद मेरे लिए कुछ बड़ा धरती माँ ने कुछ और सोचा होगा, कुछ और बेहतर सोचा होगा। तो मैं कौन होता हूँ कि मैं अपने आप को उसी में अलाइन करूँ बार बार कि भाई मुझे एक कंटेस्टेंट बना के बुला लीजिए, या मुझे ऐसा होना चाहिए था, या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या कपिल शर्मा ने शो में मुझे नहीं बुलाया। यू नेवर नो, देयर इज समथिंग वेरी गुड फॉर मी, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि अभी लाइन से अब देखा जाए तो रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, ये सारे लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो आगे आपको भी अगर पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि इससे पहले कि मुझे कोई पार्टी चुने, मैं मेरे उत्तर भारतीय लोग और जो भी हिंदी के भी जो श्रोता हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि भाई विनय आनंद उस लायक है और ये अच्छा इंसान है, इसकी छवि अच्छी है, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेगा, बचा पाएगा, ध्यान दे पाएगा, अगर मैं उस लायक लगता हूँ तो ही मुझे मौका दे। अगर इन्हें लगता है कि हाँ ये एजुकेटेड है, या ये संस्कारी है, ये जिम्मेदारियों को समझ सकता है, ये बीड़ा उठा सकता है, इस योग्य है, तो ही मैं करना चाहूँगा, ना कि जस्ट एक भोजपुरी स्टार है, फेमस है, तो भाई इसको ले लो। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि पहले एक्टर्स जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग करने आते थे, अब तो वो पहले ही जैकेट सिलवा लेते हैं नेता वाला कि यार चलो भोजपुरी में घुस जाएंगे तो आगे हम नेता बन सकते हैं। तो एक नया फील्ड जो है एक उजागर हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री भी इसलिए ख़राब हो रही है कि जितने हमारे आने वाले जो एक्टर्स हैं, दे शुड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्टिंग। फिल्म इंडस्ट्री को एक राजनीति का प्लेटफॉर्म बना लिया है, जहां मैं देखता हूं कि हमारे अच्छे अच्छे बाकी के जो सम्मानित सुपरस्टार्स हैं वो एक दूसरे को गरियाते रहते हैं और एक मजाक बना दिया है। कोई बोलता है कि भोजपुरी को हमने पैदा किया है, कोई बोलता है कि हम हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री को हमने इतना बड़ा बना दिया, और कोई बोलता है कि हम ऐसे हैं और ये तो बच्चा है और हमने इसको खड़ा किया और ये खड़ा। तो सब एक अपनी योग्यता गिनाने में लग गए हैं। तो हालांकि जो लोग अपनी योग्यता गिना रहे हैं उन्होंने वाकई में बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग्यता गिनाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक तो सब देख ही रही है और सम्मान दे ही रही है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, जो भोजपुरी जो उज्ज्वलता की तरफ जानी चाहिए थी, वो सीमित हो गई है, और एक दूसरे की टांग खिंचाई और जो अपहरण पहले बिहार में खुलेआम हुआ करता था, अब वो पर्दे के नीचे कोई बढ़ ना जाए उस तरह से टारगेट बनता जा रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको टारगेट कर रहे हो,
कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने मत दो, ये टारगेट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस को बहुत ख़राब कर रही है और ख़राब हो चुका है मामला। तो अब भी देरी नहीं हुई है। आई फील के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और मुझसे बड़े भी हैं, तो मैं बहुत छोटा लगूंगा ये सब बातें करते हुए, बट एज अ दर्शक आई फील कि यार ये हो क्या रहा है और कहीं सपोर्ट नहीं प्रॉपर भोजपुरी इंडस्ट्री को मिल रहा है, या चीज़ें हो रही हैं, या सब्सिडी बोल रहे हैं तो क्या सब्सिडी वाकई में मिल रही है, कितनी मिल रही है, क्या हो रहा है। और आई रियली फील फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े और जो राजनीति बाहर होनी चाहिए वो सिनेमा के अंदर ना हो। थैंक यू विनय जी।